सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग हैं क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स वन शॉट क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो था हम लोगों ने किस पे बनाया था, लाइट पे बनाया था। ठीक है, जिसमें मैंने लाइट चैप्टर का जो भी मेन पार्ट्स है और जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे पार्ट को मैंने इजीली डिस्कस करा था। ठीक है, तो अब जो है ना आपको इस वाले चैप्टर में, इस वाले वीडियो में मैं क्या बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही सेम चैप्टर का जो बहुत ही ज्यादा एडवांस वर्जन है आपको 12 में जाके पढ़ना है। तो पूरा बेसिक और जो भी आपका जो परसों जो बोर्ड का एग्जाम आने वाला है उसमें जो भी मेन क्वेश्चंस है, कहाँ कहाँ से आएंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं उसको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को प्लीज अच्छे से देखें और स्किप ना करें और सारे चीज को बारी बारी से समझें, और जो भी चीज आपको लगे कि नोट करना चाहिए आप उसको नोट भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे पहला पार्ट है ना वो है चार्ज। क्या है? चार्ज। तो ये चार्ज क्या होता है, देखिए व्हाट इज चार्ज। चार्ज जो होता है ना एक टाइप का सब्सटेंस है जो कैसे प्रोड्यूस होता है, मैटर बोल सकते हो आप चार्ज को। ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जब आप किसी भी दो बॉडी को आपस में रब करते हो तो वहां से जो एक नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो आपसे बोर्ड में ये नहीं पूछा जाएगा कि डिफाइन चार्ज, आपसे पूछा क्या जाएगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्या पूछा जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम, COULOMB, कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो गया? कूलम। और 1 कूलम में कितना चार्ज होता है? अगर आप 1 कूलम चार्ज की बात करें तो कितनी होती है उसकी वैल्यू? तो ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अच्छा, ये आप ऐसे समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर अगर आपसे कोई चार्ज पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी वैल्यू होती है चार्ज की, तो आप क्या बोलोगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है, तो एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है यही सेम चार्ज होगा, बस इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, यहाँ माइनस लग जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और बाकी जो वैल्यू है ना दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज जो होता है ना वो क्या होता है कि अ मैटर विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू और मोर देन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर। ठीक है, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो कूलम होता है चार्ज का ऐसा यूनिट। अब आ जाइए, जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना? क्या आएगा? व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसको समझते हैं फटाफट। तो बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है, देखिए बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी और सबसे इजीएस्ट प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्ज क्या करता है? लाइक चार्जेस क्या करता है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। वापस सुन लीजिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप मेरी बातों को सुन करके नोट करें। सेकंड क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी कि चार्जेस, है ना, चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, है ना, एल्जेब्रिकली, है ना, मतलब चार्ज को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कोई बॉडी है इस टाइप का, यहाँ पे एक चार्ज है ऐसा करके, तो अगर ये 1 कूलम है, ये -2 कूलम है, ये +4 है, 5 है, 7 है, तो सारे को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे अलजेब्रा का जो मेथड होता है एडिशन का, उस मेथड से। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गया चार्ज का कि चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। ठीक है, थर्ड क्या होता है? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्या होता है? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, और चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज जो होता है ना वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में प्रेजेंट रहता है। क्वांटा मतलब क्या होता है? पैकेट। ठीक है, फोटोन जिसको बोलते हैं एनर्जी का पैकेट, उसको क्वांटम भी बोला, क्वांट बोला जाता है। ठीक है, तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड सिंपली, और इसी से आपका एक फॉर्मूला निकलता है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। क्या निकलता है? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। तो ये तीन प्रॉपर्टी किसके हो गए? चार्ज के तीन प्रॉपर्टी हो गए। क्या क्या हो गए? लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। बस ये तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाइए चार्ज का फॉर्मूला। सिंपली आप अगर समझो कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है,
ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू आप लोगों ने देखा होगा Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, IT। क्या होता है, IT। इसमें सारी चीजों का अपना अपना एक नेम है। Q क्या होता है, चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज। I स्टैंड्स फॉर व्हाट, करंट। I स्टैंड्स फॉर करंट एंड T इज फॉर टाइम। तो चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। सिंपल है। अब चार्ज का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, ऐसा यूनिट पहले बता दिया है। क्या बताया है, कूलम, COULOMB, कूलम। अब 1 कूलम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज की अगर बात करें, फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। मतलब क्या है, किसी भी कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो उसका मतलब उस कंडक्टर में कितना चार्ज प्रेजेंट है, 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है। तो फटाफट यहां से चार्ज से 3 क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या क्या, राइट SI यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज बताइए। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या बन सकता है, डिफाइन 1 कूलम्स। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो आप इस तीनों का आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो अब आते हैं आगे। देखिए ध्यान से देखिए। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो क्या है, करंट। चार्ज पढ़े तो अब अगला टॉपिक क्या आएगा, करंट। करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो या फिर आप ऐसे लिखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। रेट जैसे लग गया तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता था, IT होता था। Q इज इक्वल्स टू क्या होता था, IT। तो यहां से आप I का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। क्या हो जाएगा, Q बाई T। तो यहां से आपको किसका फॉर्मूला मिल गया, करंट का फॉर्मूला मिल गया। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, Q I इज इक्वल्स टू Q बाई T। और अगर आप यहां से उसका यूनिट निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, कूलम। Q का क्या होता है, कूलम, और इसका हो जाएगा सेकंड। तो कूलम पर सेकंड। एक तो ये हो गया। लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट होता है ना, करंट का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एम्पेयर। क्या होता है, एम्पेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या आएगा यहां से कि डिफाइन करंट, सिंपल डिफाइन करंट। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर। और तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कोई भी आपके पास सिंपल एक न्यूमेरिकल एकदम एक लाइन का न्यूमेरिकल दे सकता है कि किसी भी बॉडी में इतना चार्ज है और इतना टाइम के लिए है, तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो वो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर समझते हैं क्या होता है। देखिए I इज इक्वल्स टू, आप मान लो यहाँ पे I का जगह आप लिखो यहाँ पे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, कूलम। दैट मींस 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। किसी भी कंडक्टर में अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज क्या हो रहा, फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें 1 एम्पियर का करंट है। कितना करंट है, 1 एम्पियर का करंट है। तो ये हो गया आपका करंट। ठीक है। करंट का क्या था डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल्स टू Q बाई T। Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, T स्टैंड्स फॉर टाइम। देन ऐसा यूनिट क्या हो गया करंट का, एम्पियर। क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिफाइन करंट, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट वोल्टेज, या फिर वोल्टेज से पहले देखते हैं हम लोग पोटेंशियल। तो लेट्स कम टू पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मान लीजिए कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है, Q मान लेते हैं। तो यहां से लेकर के इस चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को
इस पॉइंट से उठा करके यहां तक लाने में जितना वर्क डन लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द वर्क डन रिक्वायर्ड, सुन लीजिएगा ध्यान से, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर के आने में जितना ज्यादा वर्क डन लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर्मूला उसका, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय क्या हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वर्क डन बाय चार्ज, तो क्या हो जाएगा CHARGE, और यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन, है ना। तो फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाय चार्ज, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसका एक और फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होगा, देखिए कैसे। तो अगर मान लो पोटेंशियल हम लोग P लिखते हैं तो वर्क डन को आप W रहने दो, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता था, Q इज इक्वल्स टू IT। तो इन टर्म्स ऑफ करंट, तो करंट के टर्म में क्या हो जाएगा, तो करंट इनटू टाइम, ये दोनों फॉर्मूला जो है ना आपका पोटेंशियल का होगा। तो अभी जो है ना आपके फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है कि आपको दे दे पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम, पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय यहाँ करंट दे देगा खाली, ठीक है। तो अब आपको क्या होगा, आपको बोलेगा कि भाई इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, तो हम लोग पढ़ के क्या जाएंगे, वर्क डन बाय चार्ज, और वहां दिया क्या रहेगा, वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों नहीं होना है, क्योंकि चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल मान लीजिए इसको, तो वर्क डन बाय चार्ज, इसको और एक बार क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू I इनटू T। तो वर्क डन बाय IT, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल का, तो वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, जिसको कि वोल्ट साइंटिस्ट था उसको उसी के नाम पे इसका दिया गया, वोल्टेज जिसको आप लोग बोलते हो, तो वो वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया। अब इससे क्वेश्चन तो आपको बता दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव टाइप ये बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन और क्या बनेगा, डिफाइन 1 वोल्ट, क्या बन जाएगा, डिफाइन 1 वोल्ट, है ना। 1 वोल्ट क्या होता है, तो सिंपल है, अगर 1 जूल का वर्क डन है ना, और इसमें 1 कूलम का चार्ज है, तो उस केस में जो आपका क्या होगा, LOMB है ना, तो उस केस में जो आपका वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट होगा। मतलब 1 कूलम चार्ज को लाने में अगर 1 जूल का वर्क डन लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उस केस में वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट वोल्टेज है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वापस से एक बार समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के कहां लेकर के आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय चार्ज, क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। फिर हम लोग उसको और एक बार कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम। उसके बाद डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको फ्रेम करने नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखोगे 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 कूलम। अगर आप इतना भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, बोर्ड में नंबर दिया जाता है, तो आप छोड़िएगा मत कुछ भी, ठीक है। अब आइए पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल किसी भी दो पॉइंट के बीच का, मान लो ये V है, V1 है और ये V2 है, तो इसका पोटेंशियल अगर मान लेते हैं V1 है, इसका पोटेंशियल क्या है, V2 है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और वही सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज, और या फिर वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें दो चीज यहां से और निकल के आता है कि एक होता है अमीटर, ऐसा करके रहेगा, और एक क्या होता है V, इसको बोलते हैं हम लोग अमीटर, क्या बोलते हैं, अमीटर। और इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। दोनों का काम क्या है, तो इसका काम क्या है, करंट को मेजर करना, किसको मेजर करना, करंट को मेजर करना। इसका काम क्या है, वोल्टेज को मेजर करना, किसको मेजर करना, वोल्टेज को मेजर करना, ठीक है। एक का काम है करंट को मेजर करना, एक का काम है वोल्टेज को मेजर करना। एक और यंत्र होता है जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं या इंस्ट्रूमेंट बोलते हो, उसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर, इसको G से जैसे करके लिखा जाता है, ठीक है। तो G स्टैंड्स फॉर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, गैल VANOMETER, याद रखिएगा, G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर, A स्टैंड्स फॉर अमीटर, V स्टैंड्स फॉर वोल्टमीटर। अमीटर करंट नापने के लिए होता है, वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, टू डिटेक्ट, क्या करता है ये, टू डिटेक्ट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट,
मतलब बस इसका काम क्या होता है कि ये बताना होता है इसका काम कि क्या किसी सर्किट में, जो सर्किट की बात ये कर रहा है, यहाँ पे जिस सर्किट को लिया जाता है उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस वो यही बताता है। तो टू डिटेक्ट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, एक्सक्यूज मी, ठीक है, टू डिटेक्ट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। तो इसका काम क्या होता है? डिटेक्ट करना। इसका काम क्या होता है? मेजर करना। इसका भी काम क्या होता है? मेजर करना। ठीक है, दोनों टाइप के आपको सारा इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, एसी डीसी, एसी डीसी, एसी डीसी। ठीक है, एसी डीसी कहने का मतलब अगर मान लो यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है, एसी को मेजर करता है। ठीक है, और अगर अमीटर में सिंपल ऐसा बना हुआ रहता है तो इसका मतलब क्या है? ये डीसी करंट को मेजर करता है। इसको ध्यान रखिएगा। बाय द वे ये बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किस चीज से क्या मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेन चीज। अब आ जाइए इसके बाद, अब इसके बाद आ जाते हैं ओम्स लॉ पे। क्या होता है? ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है? कोई भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, है ना। कोई भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसमें साथ में क्या होना चाहिए? फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो आप इसका बहुत ही लोग इसका आप आराम से इसका वो करके क्या बोलते हैं, डेफिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो डेफिनेशन आप लोग देखे होंगे और पढ़े भी होंगे डेफिनेशन। तो स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, नॉट डेफिनेशन। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जरूर लर्न करके जाइएगा। ठीक है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference across a conductor provided the physical condition remains constant। वापस से सुन लीजिए, current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference across the conductor provided its physical condition remains constant। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि V is directly proportional to I, मतलब वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो V बराबर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं R और I, वेयर R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी, TIONALITY, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना। विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? रेजिस्टेंस, विच इज ऑल्सो known as रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं भाई। ठीक है, अच्छा यहां पे एक बात मैं बार बार बोल रहा था, फिजिकल कंडीशन। क्या? PHYSICAL, फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। इस शब्द का मतलब क्या है ना, फिजिकल कंडीशन, क्योंकि जब तक फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं होगा तब तक ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, और हर जगह ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। जिस भी लॉ के सामने यूनिवर्सल शब्द लग गया मतलब वो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में फॉलो हो रहा है, लेकिन ओम्स लॉ हर जगह फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक कंडीशन जुड़ा हुआ है। देखिए, आप जब कोई भी सामान खरीदने जाते हो या कोई ऑफर देखते हो ना, तो नीचे से स्टार बना हुआ होता है छोटा सा, उसमें क्या लिखा हुआ रहता है? टर्म्स एंड कंडीशन। आदमी उसको ओवरलुक कर देता है, नहीं करने का है भाई उसको ओवरलुक, उसी में सारा खेल दिया रहता है। तो उसी तरह इसमें भी एक छोटा सा कंडीशन बस बोल दिया, फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। जो एक्सटर्नल वाले लोग आते हैं ना, वो सबसे पहले पूछेंगे भैया डिफाइन ओम्स लॉ, पढ़वा के आप बोल दीजिएगा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे पूछेंगे अच्छा बाबू बताओ फिजिकल कंडीशन क्या होता है। तो आपको बताना है कि बॉस फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या होता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी चीज का, ठीक है, तो उसमें करंट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए करंट ज्यादा होता है तो सब्सटेंस क्या होता है? हीट होने लग जाता है, तो वहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। प्रेशर बढ़ने से भी टेम्परेचर बढ़ता है और उससे क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो वहां ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो आपको बस ये समझाना है कि फिजिकल कंडीशन का मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है। जब ये दोनों कांस्टेंट रहेगा तभी जाके क्या होगा? ओम्स लॉ को फॉलो किया जा सकता है। तो ये हो गया ओम्स लॉ। आर क्या था यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है आर का? ऐसा यूनिट ऑफ आर, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? ओम, ओम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ आर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हो गया ओम। ठीक है, अब फॉर्मूला देखिए, यहाँ से आपको 3 फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या मिल गया? V इज इक्वल्स टू आई आर, एक फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ से आप I का एक और फॉर्मूला मिला लीजिए आप, I इज इक्वल्स टू क्या हो गया? V बाई आर, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला।
अब वहां से आर का निकाल लीजिए तो वी बाई आर, ये हो गया 3 फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये 3 फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ से, एक न्यूमेरिकल आ सकता है। बेसिकली ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आता है, और इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको समझते हैं। देखिए बहुत लोग ना वी आई जब लिखा होता है तो समझ में ही नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए 2 शब्द से ये आता है, या तो आपके सामने क्या लिखा रहेगा, ये चीज तो 5 लिख दी भाई, लिखा रहेगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक, और क्या लिखा रह सकता है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। क्या लिखा रहेगा, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। इसी को हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं और वोल्टेज करंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की जगह रिलेशनशिप भी वो लिख सकते हैं। इसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो देखिए आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ बनाते हो, सिंपली आप एक्स एक्सिस बना लोगे, ये वाई एक्सिस बना लोगे, यहाँ पे ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट ऐसा चला जाएगा, ये वोल्टेज को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, वोल्टेज को, ऐसे एरो मार दीजिएगा। और ये किसको डिनोट करेगा, करंट को, ऐसे एक एरो दे दीजिएगा। अब ये जो है ना स्ट्रेट लाइन जो है ऐसा करके वो क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये चीज जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। दैट मींस ये हो गया इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक। किसका हो गया, ये ओम्स लॉ का वी आई कैरेक्टरिस्टिक, इसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट ओम्स लॉ एंड ड्रॉ इट्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आप ओम्स लॉ को अच्छे से स्टेट करेंगे, फिजिकल कंडीशन भी बता देंगे, उसके बाद ये फॉर्मूलाज भी लिख देंगे, रेजिस्टेंस के बारे में भी लिख देंगे, और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में वी आई कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक इसी को कहते हैं। इसी से निकल के 2 चीज सामने आता है, एक आता है ओमिक कंडक्टर। क्या आता है, ओमिक कंडक्टर, और एक क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर। देखिए अब ये भी बहुत सिंपल है, नाम ही से पता चल रहा है कि ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता होगा। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, समझिए, जो कंडक्टर क्या करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर। तो आपसे अगर कोई पूछे तो क्या लिख दीजिएगा, विच द कंडक्टर which strictly obeys Ohm's law is known as what, ohmic conductor। जैसे मान लो, अगर ये मान लो हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू इसको मतलब बताना चाह रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है ना, ये किसका ग्राफ है, ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। ये हो गया V, ये हो गया I, है ना, ऐसा करके ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये किसका ग्राफ बना, ओमिक कंडक्टर का। ठीक है, और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होगा, द कंडक्टर विच डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ। जैसे कॉपर है, कॉपर वायर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, उसी तरह सिल्वर वायर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन वुड ओम्स लॉ को फॉलो करेगा नहीं, फॉलो करेगा। तो आप टेढ़ा मेढ़ा कोई भी लाइन बना सकते हो। देखो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो वो स्ट्रेट ही लाइन बनेगा, और नॉन ओमिक कंडक्टर के केस में क्या होगा, आड़ा टेढ़ा जैसा भी आप लाइन बनाना चाहो वो बन सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये करंट को शो कर रहा है, ये वोल्टेज को शो कर रहा है, और यही चीज क्या कहलाता है, नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ओम्स लॉ से रिलेटेड जितना भी चीज था मैंने यहाँ बता दिया है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या था, 1 ओम। तो अगर आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस बराबर, तो क्या बोलोगे आप, V बाई आई। क्या बोल देंगे आप, V बाई आई, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। अब 1 ओम को डिफाइन करने बोला जा सकता है आपसे। ठीक है, तो 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, है ना, क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो आप इसको क्या करोगे, 1 ओम को स्टेटमेंट के साथ फ्रेम करके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा पार्ट किसका था, ओम्स लॉ का पार्ट था। ठीक है, अब आ जाइए अगले टाइप पे। तो अगला टाइप जो है ना वो क्या है कि रेजिस्टेंस। अब थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अभी तो बस फॉर्मूला जाने हैं और ऐसा यूनिट जाने हैं उसका, होता क्या है रेजिस्टेंस वो समझिए, उस चीज को पहले थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आपको कभी डिफाइन करने आ गया तो फिर आप क्या लिखोगे, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है ना, रास्ते में रुकावट जैसा चीज होता है ना, जैसे बम्पर बनाया रहता है, आप चलते हो अगर कॉलोनी वगैरह में जो रोड रहता है तो उसे बम्पर बनाया रहता है। ठीक है, जहाँ ज्यादा क्राउड रहता है, तो बम्पर का काम क्या होता है, जो गाड़ी का स्पीड है उसको स्लो करना। स्लो करना मतलब रोक देना नहीं होता, क्या करता है वो स्लो करता है। सेम एज रेजिस्टेंस का काम क्या करता है, करंट को रोकना, बार बार क्या करना, रोकना। तो बोलोगे भाई करंट का काम है चलना, रोका क्यों उसको,
वो रोका इसलिए जाता है कि अगर वो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा उस चीज में, वायर में नहीं रहेगा, तो क्या करेगा कि जैसे रोड पे अगर बम्पर नहीं रहेगा और रोड बहुत क्राउडेड है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। इधर से बच्चा घुस जाएगा, इधर से बच्चा घुस जाएगा, इधर से बूढ़ा आदमी घुस जाएगा, तो फिर वहां आप अगर तेज चला के जाओगे तो एक्सीडेंट होगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस अगर नहीं रहेगा तो वायर बर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, क्योंकि हीट जो करंट है वो अचानक से बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा और वायर को क्या करेगा? गला देगा, मतलब वो बर्न आउट हो जाएगा। इसीलिए रेजिस्टेंस का होना जरूरी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी दिक्कत है भाई। अब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया तो अब जैसे मान लो एक ही बार बम्पर बहुत बड़ा कर दिए तो गाड़ी अलट गया, पलट गया, गाड़ी का नीचे वाला लग जाता है, बेस जिसको बोलते हैं, जो होता है ग्राउंड क्लियरेंस, जिस गाड़ी का कम होगा उसको अटक जाएगा वहां पे। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होना जरूरी नहीं है, एक नॉर्मल अमाउंट में रेजिस्टेंस होगा। वो डिपेंड करता है वायर के स्ट्रक्चर के ऊपर, डिपेंड करता है कैसा वायर है। तो इस पूरे गुरु ज्ञान का मतलब यही था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है, वो करंट को फ्लो करने में रोकता है। द ऑब्स्टेकल विच कम्स इनटू प्ले व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज नोन एज व्हाट? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्ट करना मतलब नहीं, मतलब प्रोहिबिट कर देना, तो मना कर देना किसी भी चीज को। रेजिस्टेंस बोलता है ना, बहुत रेजिस्ट है वो आदमी, मतलब बहुत ही ज्यादा अवरोधक है, अवरोधक बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस अब किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स? किस किस चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहां से एक और आपका क्या बना? कॉम्बिनेशन बना L बाई ए। क्या बना? L बाई ए। आपको पता है जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, तो ये कांस्टेंट रो है, इसको क्या बोलते हैं? रो, RHO, रो बोलते हैं। तो रो L बाई ए। अच्छा, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड किया, पहले उस पे आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, तो सबसे पहले आप लिखिएगा रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। हर मटेरियल का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जिससे वो बना रहेगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये 3 चीज पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या हो गया कि R इज इक्वल्स टू क्या हो गया? रो L बाई ए। तो ये रो जो है ना, इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं? रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ठीक है, अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो किसी भी कंडक्टर की अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो उसमें करंट जो होगा वो बहुत कम फ्लो करेगा। जैसे आप सिंपली ग्रेफाइट मान लो, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी। ठीक है, तो एक और याद करके रखिए आप, कंडक्टिविटी। जैसे आप अगर देखो तो कॉपर का कंडक्टिविटी और सिल्वर का कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसीलिए ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या माना जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। और रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसका हाई होता है? वुड का हाई होता है, रबर का हाई हो सकता है, क्योंकि इन सब चीजों में करंट फ्लो नहीं करता है, तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से अगर आप बनाना चाहो तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA बाई L। क्या हो जाएगा? RA बाई L। देखिए रो और L को ना बहुत अच्छे से लिखा करिएगा एग्जाम में, ताकि दोनों सेम ना लगे। ठीक है, तो आप थोड़ा ऐसे करके लिख लीजिए ताकि दोनों दिखने में सेम ना हो। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी समझ में आया? रेजिस्टिविटी कहां से आया है? रेजिस्टेंस के फैक्टर से आया है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा कंडक्टिविटी कम होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो करंट भी कम फ्लो करेगा, रेजिस्टिविटी अगर कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा और कंडक्टिविटी उस कंडक्टर की ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा खेल किसका? ओम्स लॉ का। उससे रेजिस्टेंस निकल के आया, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमने पढ़ा क्या? ओम। रेजिस्टिविटी का अगर आप निकालना चाहो ऐसा यूनिट तो क्या निकलेगा देख लो फटाफट। तो एक बार ट्राई मारो, ये हो गया तुम्हारा ओम, ये हो गया मीटर स्क्वायर और ये हो गया मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका रेजिस्टिविटी? ओम मीटर। क्या आ जाएगा? ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आगे। अब जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जहां से आपका एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे
ज्यादा है, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये आपका एक R1 है, ये R2 है और ये R3 है। रजिस्टर को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है। तो ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया ये, ठीक है। जब कभी भी एक रजिस्टर के जस्ट बाद एक और रजिस्टर लगा हुआ होता है, फिर उसके एक और बाद रजिस्टर लगा हुआ होता है किसी भी दो एंड के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज में क्या होता है, एक ही लाइन में सारे रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है, डिवाइडेड नहीं होता है कहीं भी कोई भी चीज। देखो एक सिंगल वायर दिख रहा है आपको ए से बी तक का, और उसमें कहीं से भी जंक्शन या कहीं से भी कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ है, तो इसको हम लोग कौन सा कनेक्शन बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। सीरीज कनेक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, जो आप देखते होंगे शादी पार्टी में भुकिया बल्ब लगता है ना, छोटा छोटा छोटा, तो वो क्या होता है, सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोला जाएगा आपको। EQ का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितना भी रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है सबका एडिशन, ठीक है। चाहे वो n नंबर ऑफ लगा हुआ है तो n तक जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब आ जाइए आगे, पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है। मान लो यहां से ऐसा गया, ऐसा गया, ठीक है। ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं, और ऐसे कनेक्ट कर देते हैं इसको A और B। अब आप यहाँ गौर कर रहे हो कि यहाँ पे क्या है ना, डिवाइड हो गया। यहाँ से तो करंट ठीक निकला, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जैसे ही पाथ डिवाइड हो जाएगा तो वहां से कनेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल। इस केस में क्या हो जाता है, 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2। डायरेक्ट अगर आपको लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, R इक्विवेलेंट की जगह यहाँ पे RP लिख सकते हो, और यहाँ पे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, RS लिख सकते हो, मतलब रजिस्टर इन सीरीज का पूरा इक्विवेलेंट कैसे होता है, ठीक है। तो RP बराबर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, सिंपली R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये दो रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, ठीक है। किसके लिए वैलिड है, दो रेजिस्टेंस के लिए। कैसे वैलिड हुआ, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 हो जाएगा। तो आप जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R2 प्लस R1 बाई, हाँ ये पलट जाएगा, तो R1 इंटू R2 बाई R2 प्लस R1। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन कहाँ पे होता है, तो होम में, जहाँ आपका घर द्वार जो है उसमें हमेशा कौन सा कनेक्टिविटी कनेक्शन यूज होता है, पैरेलल कनेक्शन। कैसे, देखिए कैसे होता है। तो अगर आप देखो तो एक स्विच दिया रहता है पंखे के लिए, एक स्विच रहता है किसके लिए, लाइट के लिए, एक स्विच होता है सॉकेट के लिए। तो कम से कम 3 स्विच तो मिनिमम रहता ही है हर घर में। और एक अगर बहुत लोग फैंसी वाले लोग हैं तो आजकल मिनी बल्ब वाला चला है सीन, तो मिनी बल्ब के लिए भी एक रहता है। तो अब देखो भाई 4 स्विच है, चारों स्विच का अलग अलग काम है। एक से पंखा चलेगा, एक से लाइट जलेगा, एक से मिनी लाइट जलेगा, एक से सॉकेट चलेगा। सॉकेट मतलब जहाँ प्लग ठूसते हैं ना चार्ज करने के लिए, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं। तो लेकिन अगर यही चीज सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये चारों का एक एक होगा। एक ठोकर दबाओ पुट से, पंखो चलने लगेगा, लाइट 2 लाइट जलने लगेगा, सॉकेट ऑन हो जाएगा, और एक बार उड़ा तो सब उड़ गया। तो गोबर गणेश। तो इसीलिए क्या होता है, होम को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, होम में जो कनेक्शन दिया रहता है वो कैसा कनेक्शन रहता है, पैरेलल कनेक्शन रहता है, ठीक है। और नॉर्मली जो जनरेटर वगैरह से लाइन आता देखते होंगे, जनरेटर चलता है और लाइन जो दिया जाता है, एक के बाद एक ट्यूबलाइट लगाया जाता है, एक बार जनरेटर बंद सारा ऑफ, एक बार जनरेटर चालू सारा ऑन, ठीक है। तो वो सब कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में आपको न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है ये RS और RP फाइंड आउट करना। उसके बाद फॉर्मूला वही V इक्वल्स टू IR वाला लगाओगे और बनेगा। तो 2-3 न्यूमेरिकल में आप देख लीजिएगा, एक ABCD स्क्वायर वाला पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ यहाँ ऐसे से रहेगा। एक आपको A वाला पूछा जा सकता है, यहाँ यहाँ। एक आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो इस टाइप के फिगर्स को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। 3-4 टाइप के और फिगर देख लीजिएगा और उसी से आपको रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। खासकर ये दोनों फिगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा और बनाने का कोशिश करिएगा घर पे, बिल्कुल बनेगा आप लोगों से। अब आ जाइए सेफ्टी डिवाइसेस पढ़ते हैं क्या होता है। तो सेफ्टी डिवाइस का मतलब, आप मान लो कोई भी घर में अगर सर्किट लगा हुआ है, जैसे घर का सर्किट होता है कोई भी चीज़ का, तो उसमें क्या होता है ना, सेफ्टी मेजर लगे हुए होते हैं। अगर मान लो वो नहीं लगे रहेगा तो क्या होगा, बम ब्लास्ट हो सकता है, बम ब्लास्ट नहीं होगा मतलब बर्निंग वर्निंग हो सकता है। तो सेफ्टी मेजर लेना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी के केस में। और ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स, है ना, SAFTY, ई भी निकाल लो भाई, स्पेलिंग देख लीजिएगा। सेफ्टी मेजर्स में क्या क्या लग सकता है। पुराने जमाने में लोग फ्यूज लगाते थे, क्या लगाते थे, फ्यूज। ये किसका बना हुआ होता है, तो अलॉय ऑफ, किसका अलॉय होता है ये, टिन एंड लेड। लेड और टिन का मिल करके एक अलॉय बनता है, उसी को हम लोग यूज करते हैं किसमें, फ्यूज में यूज करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है सेफ्टी डिवाइस, MCB। क्या होता है MCB, ये आजकल लगभग प्रत्येक घर में, हर घर में आप जाओगे तो MCB रहता है, एक इस टाइप का रहता है ना, ऐसा करके रहता है, उसमें डेडिकेटेड स्विच दिया रहता है, स्विच आप देख लीजिएगा ऐसे करके, टक से ऊपर नीचे होता रहता है वो, ठीक है। तो ये चीज का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर, MINIATURE, देख लीजिएगा स्पेलिंग एक बार, मिनिएचर सर्किट, CKT ब्रेकर, BREAKER। देखिए बेसिकली इसका काम क्या होता है, जैसे घर में कभी शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, तो पहले क्या होता था ना, फ्यूज उड़ जाता था, ठीक है, मतलब ये वायर, एक छोटा सा वायर होता है पतला सा, वो जल जाता था, बर्न हो जाता था, तो पूरा बंद हो जाता था घर का लाइट। अब क्या होता है, MCB ट्रिप कर जाता है। ट्रिप कर जाना मतलब वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। आप अगर देखो ऊपर की ओर है तो मतलब वो MCB ऑन कंडीशन में होता है, जैसे वो ट्रिप करेगा तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद वो गिर जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, MCB। और ये किसके लिए यूज होता है, सेफ्टी मेजर के लिए यूज होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स यूज्ड इन होम या हाउस अप्लायंसेस, तो या फिर किसी भी डिवाइस में, आयरन वगैरह में फ्यूज होता है, फ्रिज वगैरह में फ्यूज लगा होता है, तो वहाँ पे फ्यूज, घर वगैरह में MCB लगा होता है। MCB का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेफ्टी मेजर। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, तो शॉर्ट सर्किट के लिए आपको पता होगा, ये खैर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। 3 टाइप का वायर होता है, क्या क्या होता है, लाइव वायर, न्यूट्रल, और एक क्या होता है, अर्थ वायर, ठीक है। तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट सर्किट पहले पूछा जाता था, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। अब आ जाइए किस पे आते हैं, हीटिंग इफेक्ट एंड पावर। हीटिंग इफेक्ट एंड पावर, तो भाई यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जिसको बोलते हैं, JOULES, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये एक क्वेश्चन यहाँ से 100% रहेगा, वो चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है, H=I²RT। आप इसका स्टेटमेंट लर्न करके जाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एक आयरन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आयरन वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्यूज रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा, और क्या कर लीजिएगा, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, ये तीनों पे क्वेश्चन जो होगा उसको जरूर करिएगा। स्टेटमेंट, H is directly proportional to square of the current flowing in a circuit and it is directly proportional to time also. तो H equal to I²RT, I stands for current, R stands for resistance, T stands for time and H is the heat produced in a circuit, ठीक है। अब आ जाइए पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, सिंपल पावर का जो एकदम बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम टेकन, तो जूल बाय सेकेंड, है ना। तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, ये इसका यूनिट बनता है। लेकिन ऐसा यूनिट आप सबको पता होगा क्या होता है पावर का, वॉट। क्या होता है, वॉट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है। 1 किलोवाट क्या हो जाएगा, 1 kW अगर आप निकाले तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 वाट। अब पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तो तीनों फॉर्मूला मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला P इज इक्वल टू होता है W/T, वर्क डन बाय टाइम टेकन। दूसरा होता है P इज इक्वल टू VI, और तीसरा क्या होता है, P इज इक्वल टू I²,
आर, ये वी आई को हम लोग वी इक्वल टू आई आर लिख करके आई स्क्वायर आर, ये तीनों फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। जब आप पावर पढ़ के जाते हो तो ये तीनों फार्मूला आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। पावर वर्क डन बाय टाइम टेकन, वोल्टेज इंटू करंट, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, तीनों में ऐसा यूनिट क्या होगा, सेम आएगा, वॉट। ठीक है, एक और चीज आप सुने होंगे 1 हॉर्स पावर, जो मशीन का पावर वगैरह नापा जाता है ना, उसको हॉर्स पावर बोलते हैं, उसका कितना वैल्यू होता है 746 वॉट। जैसे आप कोई भी इंजन वगैरह लेने जाओगे या मोटर वगैरह लेने जाओगे तो उसमें पावर का डिनोशन जो है ना एचपी में रहता है, दैट इज वो 1 एचपी का है या हाफ एचपी का है या 2 एचपी का है, वो उसमें मेजर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो हेवी मशीन्स होते हैं, मैकेनिकल मशीन जिसको बोलते हैं, उसका मेजरमेंट किसमें होता है, एचपी में होता है पावर का। अब आ जाइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है हमेशा, हर साल अभी 3-4 साल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, सबके घर में आजकल मीटर लगा हुआ होता है, तो वो मीटर में जो देखते हैं वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके जो ऊपर नीचे होते रहता है ना, वही होता है यूनिट, मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो क्या होता है उसका ऐसा यूनिट 1 किलोवाट आवर, मतलब ये पार्ट होता है उसका SI यूनिट। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन यू हैव टू राइट द किलोवाट आवर, क्या होगा, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर आई थिंक 5 और 6 जूल होता है। एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, 6 होता है या 5 होता है, देख लीजिएगा, अगर 5 होता तो 5, लेकिन आई होप कि यहाँ 6 होना चाहिए। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल तो नहीं होता है। अच्छा, ये निकलता कैसे समझ लो, किलो वाट है ना, तो 1000 वाट तो ऐसे ही हो गया, और आवर को पहले मिनट में चेंज करो, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो चाहे 3600 इंटू 1 2 3, तो कितना हो गया 36 पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 3.6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए मैंने कन्वर्ट करके भी दिखा दिया। 1 किलोवाट आवर को, किलोवाट का हम वैल्यू कितना लिखे थे 1000 वाट, आवर को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो पहले मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 3600, तो फाइनली इतना आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर से रिलेटेड इशू। तो पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारा चीज करते हुए हम लोग इस चैप्टर के लास्ट तक पहुंच गए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में अभी क्लास 10 के लिए आपको इतना ही सारा चीज पढ़ना है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे टॉपिक्स जो मैंने बताया है, जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको अच्छे से करिए। और जरूर कुछ फिगर क्वेश्चंस जो है, जैसे मैंने बताया था 3-4 फिगर जो ड्रॉ किया था सीरीज पैरेलल के, उसको जरूर करिए। ठीक है, और जितना भी चीज मैंने कवर किया उसको एक छोटा सा नोट या एक पेपर में आपका पूरा कवर हो जाएगा, चाहे वो जितना फॉर्मूला हो, कोई सा भी फॉर्मूला हो, उसको आप जरूर करिए। और एक बार जरूर वीडियो को देखिए, लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को, बैक में जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी है उसको जरूर करिए। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो, यूज़ करें आपको, आप पढ़िए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले और ज़रूर मार्क्स स्कोर करने में ये हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखते हैं, और आपके पास अभी और 2 दिन का समय बचा हुआ है, आप बिल्कुल मन लगा के पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए, स्कोर करिए, ताकि आपका बोर्ड का रिजल्ट और बेटर हो। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू।